हिंद राष्ट्रोत्सव आंदोलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंदोलन के जरिए हम आवाज़ उठा रहे हैं रिलायंस एनर्जी के खिलाफ, उन लोगों की भावनाओं को जो बहुत परेशान होते हैं बिल भरकर, क्योंकि उनका दिल धड़कता है बिल भरने के नाम पर, और उनका बिल देखने के बाद ही उनको लगता है कि हमारे साथ किसी ने झटका देने का काम किया है। ये पोईसर इलाका है, कांदिवली ईस्ट का इलाका है। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस एनर्जी को जब भी ये देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं तो इनके मन में क्या चलता है। सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते एक बड़ा राजस्व केंद्र सरकार को देती है, लेकिन आम आदमी आज इतना त्रस्त हो गया है कि आंदोलन करने पर मजबूर हो गया है ताकि उसे थोड़ी बहुत राहत मिले। राहत कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो ऊपर वाला ही शायद जानता होगा या पता नहीं कौन जानता है, लेकिन आम आदमी की परेशानी कब दूर होगी ये कोई नहीं जानता है। रोहन, आपको लगता है कि आम आदमी की परेशानी कि जब भी हम बात करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि कब दूर होगी? अगर हम रिलायंस एनर्जी की बात करें तो क्या सोचते हैं आप? सर, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि रिलायंस एनर्जी जो हमारे पूरे देश को डोमिनेट कर रहा है सर। रिलायंस एनर्जी एक ऐसी कंपनी है, कह सकते हैं हमारा सरकार पर जो है, रिलायंस एनर्जी पर जो है कोई दबाव नहीं है। रिलायंस एनर्जी का जो है सरकार पर दबाव है। वो किस माध्यम से है वो रिलायंस एनर्जी भी जानती है, हम जनता भी जानती है। लेकिन क्या है कि रिलायंस एनर्जी एक बड़ी कंपनी होने के नाते हमको भी गर्व है। ऐसा नहीं कि हमको गर्व नहीं है। वो अब्रॉड जाती है, विदेश में अपना नाम कमाती है। हम इंडियन को, हम भारतीय को गर्व है कि एक रिलायंस एनर्जी एक उठता हुआ एक बहुत अच्छा राइजिंग कंपनी के तौर पे उभर रही है। धीरू भाई अंबानी का सपना था कि कह सकते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। मेरे बाप का सपना था कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब हो गया है मेरे बाप का सपना सबका माल अपना। मेरे बाप का सपना सबका माल अपना, और हमारे जनता की जेब से पैसा जो है वो दिन से दिन ऐठते जा रही है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस एनर्जी का दायित्व, तो उनका एक भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अभी तक निभाया नहीं है। अगर हर कंपनी विदेश की बात करें, अब्रॉड की बात करें, तो एक हर कंपनी का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों के लिए स्कूल ना खोलते हुए वो स्कूल एक ऐसा स्कूल खोलते हैं या हॉस्पिटल का ऐसा हॉस्पिटल खोलते हैं जो कॉर्पोरेट हाउस है, ना कि स्कूल या कॉलेजेस हैं उनके लिए। सर, अगर हम बात करते हैं रिलायंस एनर्जी का, तो रिलायंस एनर्जी का जो नेचर है वो काफ़ी एरोगेंट नेचर है। काफ़ी एरोगेंट नेचर है सर, क्योंकि रिलायंस एनर्जी के ऊपर काफ़ी बार जो है सोशल एक्टिविस्ट। रोहन, ये बताइए, देखिए हम कट टू कट बात करते हैं। पहले जो बिल आता था रिलायंस के पहले, उसकी राशि जो थी और अब जो रिलायंस के जरिए जो बिल आता है, कितना अंतर है? तो वही हम बताना चाह रहे हैं। पहले जब हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बिल भरने के लिए देते थे, तो उस टाइम हम हार्डली 150 या 125 या मैक्स टू मैक्स 200 रुपये आता था। अब सर अगर कम से कम बिल अगर आएगा तो वो कम से कम 900 रुपये या 1000 रुपये आता है सर। अभी लोग काफ़ी प्रचार हुआ है ऐसा, मतलब 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है ऐसा नया। अभी काफ़ी प्रचार हुआ है, ऐसा नया सरकार भी बना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी प्रचार हुआ है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जो हमारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, स्लम में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छा दिन तब आएगा जो 900 रुपये, 1000 रुपये एक मिनिमम बिल आता है, वो अगर 300, 400 रुपया आ गया, अगर 500 रुपया अगर पर मंथ बचता है, तो साल का 6000 रुपया हो जाता है। तब हमारे गरीबों के लिए अच्छे दिन आएंगे। बाकी कहने की बात है, अच्छे दिन आते हैं, कॉर्पोरेट लोग के लिए आते हैं, कंपनी वाले के लिए आता है, इंडस्ट्री वाले के आता है। ये झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग के लिए अच्छे दिन नहीं आते हैं सर। अच्छे दिन नहीं आते हैं झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ताकि कहीं ना कहीं से सरकार को या रिलायंस को ये सोचना पड़ेगा कि आम आदमी के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है। अगर दिल पर हाथ रखकर रिलायंस कंपनी के ज़रिए सरकार सोचने की कोशिश करे तो संवेदनशीलता को महसूस करना होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आंदोलन में लोग क्या कहना चाह रहे हैं रिलायंस को लेकर। भाई साहब, आप रिलायंस से जुड़े हुए हैं, तकनीकी रूप से क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह का जो विरोध उठ रहा है उसको हम किस तरह से शांत कर सकते हैं? रिलायंस एनर्जी का जो विरोध उठ रहा है उसको शांत करने की, क्योंकि 24 आवर सर्विस रिलायंस एनर्जी की है और 24 आवर सर्विस टाटा पावर की नहीं है। अगर हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, हर चीज़ का आपका रेपुटेशन बराबर, पब्लिक को, एक आम आदमी जो गटर साफ करता हो, अगर उसके अंदर रिलायंस का मीटर अगर उसको लिया हो, रात को थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो रिलायंस एनर्जी आ जाती है। अगर वही टाटा पावर रहेगा तो टाटा पावर कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो इसको कंसर्न है। MERC के रूल के अनुसार कोई चीज़ भाड़े पर रहे तो भाड़े पर रह के भाड़ा तो देना पड़ेगा, हम रहें आप रहें कोई भी हो। वैसे रिलायंस भी है, MERC के रूल के अंतर्गत ही काम कर रही है। उसका कुछ भी अपना पर्सनल एविडेंस नहीं है, पर्सनल अपना कोई पावर नहीं है, वो भाड़े की कंपनी है, भाड़े पे रह रही है। गरीब मर जाए या जल जाए, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बोलता है गरीब को मेरे मीटर की ज़रूरत नहीं है, मत लो मीटर, मत लो पावर।
जिसमें सुखी रहो वही रहो। बात कर रहा था सर, यही इस तरह का एरोगेंट नेचर जो है रिलायंस एनर्जी पे है। सामाजिक दायित्व नहीं है सर, समाज में आके एक भी बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, पब्लिक के सामने कभी उन्होंने टीवी पे आके बोला नहीं होगा कि सरकार हमको दबाव दे रही है, सरकार ये बिजली की बिल कम नहीं होने दे रही है। अगर आप बिजली का बिल देखेंगे तो उसमें 5 या 6 तरह का इस तरह का चार्जेस है, चाहे वो फिक्स चार्जेस की बात करें, बिलिंग चार्जेस का बात करें, क्या है वो फिक्स चार्जेस आप हर महीने लगा रहे हो, क्या चार्जेस है वो, फ्यूल चार्जेस आप ले रहे हो, आप अलग से यूनिट का भी पैसा ले रहे हो, फिक्स चार्जेस भी ले रहे हो, बिलिंग चार्जेस भी ले रहे हो, क्या है इस तरह का। आप एक्स्ट्रा जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी एक्स्ट्रा चार्जेस सर चार्जेस के रूप में लेती है। अगर हम टैक्स भरते, हम यही कह रहे हैं सर, हम स्लम में रहने वाले लोग या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग भी 1 रुपया अगर कहीं खर्चा करते हैं तो उसमें भी हम टैक्स भरते हैं। तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है, कंपनी का दायित्व नहीं बनता कि हमारे प्रति भी एक अच्छा रेमेडीज दे, सुविधा दे हम गरीबों को। गरीब होना गुनाह है क्या आपको लगता है कभी आपको कि आप सर कभी कभार तो हमें लगता है कि हम भारतीय देश में गरीब होना एक अभिशाप है सर, अभिशाप है। अभिशाप है, लेकिन एक अधिकार भी मिला हुआ है आम आदमी की। जब भी हम बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने प्रदत्त की हुई है। जाहिर सी बात है, हर इंसान को अभिव्यक्ति की एक आज़ादी मिली हुई है और निश्चित रूप से कोई भी गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है। लेकिन सवाल फिलहाल ये है कि रिलायंस एनर्जी का बिल जो है वो लगातार झटके पर झटका दे रहा है और आम आदमी आहत हो रहा है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह की चुनौतियाँ होंगी, इस तरह की जो महंगाई आ रही है, खासकर रिलायंस के संदर्भ में आपके विचार जानना चाहेंगे। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम युवाओं को अभी भविष्य देखना है। आज हमारे माता पिता हमें पैसा देते हैं कम से कम 1000-1200 रुपया लाइट बिल भरने को। तो हमें ये लगता है कि अगर भविष्य में हम अगर कमाने भी लगे तो आज जब हमारे माता पिता जब छोटे थे तो उनके समय में लाइट बिल उतनी नहीं आती थी जितनी आज के समय में आ रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब अगर हम युवा कितना भी कमाए भविष्य पहले मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा आपको। पहले जब हम बिजली भरते थे, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, तब हम लाइन लगते थे, धूप में खड़े होते थे। आज हमें एसी ऑफिस में जाने का मौका मिलता है। हाँ तो सर हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सुविधाएं बढ़ रही हैं उस तरीके से हमारा बिल भी बढ़ रहा है। लेकिन हमें भविष्य में बहुत तकलीफ़ है कि अगर आज हमें 1200 रुपया, तो ये रिलायंस की कंपनी ये नहीं बोले कि आपको 10 साल बाद अगर आप काम करने लगेंगे तो आपका 2400 बिल नहीं आएगा। और भविष्य में अगर हमें खाली महीने का 2400 रुपया बिल भरना पड़ रहा है तो समझ लीजिए हमें महीने का 60 से 70 हज़ार रुपया आएगा। इस हिसाब से रिलायंस को कम से कम ना कि अपनी फैमिली, ना कि अपने एरिया देख के आम गरीब लोगों के लिए भी सोचनी चाहिए। और उनके मुलाजिम अगर ये बात बोलें कि रिलायंस को गरीबों की ज़रूरत नहीं है, तो जिस दिन अगर ये भारत का गरीब जाग गया, जिस दिन ये भारत की जनता जाग गई, उस दिन भारत से रिलायंस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो जज्बा है, ये जो आक्रोश है, उससे आप समझ सकते हैं कि रिलायंस ने किस कदर लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि जेब पर जब भी डाका पड़ता है तब वही आदमी समझ सकता है जिसके साथ डाका होता है। यहाँ पर हम लगातार दिखा रहे हैं लोगों की भावनाओं को आपके सामने पहुँचा, लेकिन हमारे कैमरामैन राजीव बारोट इस पूरी बस्ती को अपने कैमरा में कैद करें और दिखाएं कि ये पूरा वातावरण कैसा है, किस तरह की बस्ती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं, खासकर उत्तर भारतीय बहुल इलाका माना जाता है इसको। और यहाँ के सांसद अभी जो नए आए हैं वो गोपाल शेट्टी हैं। और पहले जो हमारे सांसद थे वो उत्तर भारतीय थे, श्री संजय निरुपम जी, उन्होंने जनवरी महीने में अनशन भी किया था। चूंकि पब्लिक का कहना था कि काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कम सवाल रिजल्ट का है, रिजल्ट मिला सर। उस टाइम में हमारे मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि 10 से 20% बिजली कम होगी, लेकिन नारायण राणे जी के कमेटी में एक कमेटी बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि 10 से 20% बिजली कमी होगी। लेकिन वो सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइम में ये बात हम सुन रहे थे। हम गरीब इस तरह के जो है आश्वासन सुनते आए हैं और मुझे लग रहा है कि हम सुनते रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये नई सरकार आई है, इन्होंने जो है काफ़ी वादे किए हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन तब आएंगे जो 900-1000 रुपया जब बिजली बिल आ रहा है उसमें से 400-500 रुपये आए, 500 रुपया कम से मिनिमम जो हमारे गरीबों का अगर बचता है हर महीने तो 6000 रुपया होता है, तब अच्छे दिन आएंगे सर। बाकी बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने भी दिल्ली में बहुत बड़ा आश्वासन किया था। उन्होंने जब इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन जीतने के बाद रिजाइन कर दिया, बहुत सारा बहानेबाजी किए। इस तरह के बहानेबाजी हम बिल्कुल भी अभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अच्छे दिन अगर आने के हिसाब से आपने इलेक्शन जीता है तो अच्छे दिन आने वाले हैं तब जब हमारे गरीब जनता का 6000 रुपया साल का कम से कम आप इस एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके बचा सकें। ऑप्शन बहुत है सरकार में। अगर कोई संवेदनशील विभाग है, पता नहीं है या नहीं, लेकिन अगर कोई संवेदनशील विभाग है तो इनकी बातों पर विचार कर सकता है। भाई साहब, आपको क्या कहना है? रिलायंस की एनर्जी जो है आपको एनर्जी देती है? रिलायंस एनर्जी तो एनर्जी देती है,
लेकिन इनका कहना था भाई साहब का कि रिलायंस एनर्जी का सर्विस फास्ट है। अगर रिलायंस एनर्जी का सर्विस अगर फास्ट है तो कोकिला बहन हॉस्पिटल है रिलायंस वाले का, क्या उसमें टाटा का लाइन लगा हुआ है? क्या उसमें रिलायंस सर्विस फास्ट नहीं देती है? टाटा का उसमें कनेक्शन लगा हुआ है, उसमें टाटा का कनेक्शन क्यों लगा है? रिलायंस का लगा सकते हैं जब सर्विस फास्ट है तो। टाटा दूसरी जगह सर्विस नहीं दे रही है, उसमें दे रही है कोकिला बहन हॉस्पिटल में। अरे आज हम कमा रहे हैं। नहीं कमाई देखिए, कमाई हो रही है। हमारी बढ़ रही आप मतलब ये वो वहाँ पे बताइए, भी फायदा ले रहे हैं। या ये बताइए, हमारा जो साम्राज्य है वो हमारा है, लेकिन हम किसी और चीज़ से बिजली ले रहे हैं। हम अभी रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। MERC बोर्ड में MSEB, BST, MSEB, टोटल हर जगह आप जाकर के देखेंगे तो जो भी यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, जो भी यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा पावर, MSEB, MRCB, BST, सबका कंजम्पशन एक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। तो रिलायंस एनर्जी के ही ऊपर आरोप प्रत्यारोप। कोई ऑप्शन है कि गरीबों को राहत मिले? कोई ऑप्शन? हाँ, 100 यूनिट का वापर करने वाला हर इंसान गरीब होता है, और 100 यूनिट तक वापर करने वालों को 2 रुपये 94 पैसे पे ही बिजली दर मुहैया कराई गई है हर जगह। रिलायंस में, टाटा में, MSEB में, MRCB में, हर जगह हर बिल के ऊपर फैक्टर लिख के आता है, आप देख सकते हैं। सर मैं एक इसमें एडवाइस देना चाहूँगा, इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और जिस तरह से बाकी का बजट निकलता है, रेलवे के टिकट का जो बजट निकलता है उसमें भाड़ा बढ़ोतरी हो या ना हो, जिस तरह से वो ट्रांसपेरेंट किया जाता है, उसी तरह से जो है बिजली बिल का जो अगर यूनिट वाइज आप बढ़ा रहे हो तो इसमें ट्रांसपेरेंट रहे। कब बढ़ जाता है कब घट जाता है हम जनता को मालूम नहीं होता है। एक आम जनता कैसे पता लगा सके सर? हम काफ़ी त्रस्त हैं इस चीज़ से। आम आदमी कैसे पता लगा सके, ये कोई नहीं जानता। आप कितने परेशान हैं या क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बिल से तो परेशान हुई, इतना जो बिल आता है भरने के लिए, लेकिन हमें सारे आरोप रिलायंस के ऊपर ही नहीं लगाना चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिक रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। आमतौर पर झोपड़पट्टियों में जो वायरिंग होती है सब चालू वायर मैन से कराते हैं तो फॉल्ट वगैरह रहते हैं, न्यूट्रल को फेस को न्यूट्रल कर देते हैं, तो उससे बिल अपने आप ज़्यादा आता है। तो सब लोग बोलते हैं मेरा बिल ज़्यादा आता है, मेरा बिल ज़्यादा आता है। अगर इलेक्ट्रिक रूल को फॉलो करके किया जाए तो एक तरीके से बिल कम हो सकता है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, रिलायंस का जो बिल है वो ज़्यादा आता है, उसे थोड़े अपने चार्जेस जो फिक्स चार्ज है सब में थोड़ा कम करना चाहिए। देखिए सर, यहाँ पे वायरिंग के बदले अगर कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या रिलायंस एनर्जी की तरफ से, कहाँ हमें बिजली बचाना चाहिए, कहाँ हमें एनर्जी सेव करना चाहिए, वायरिंग से मेरे को नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन अगर चलेगा स्लम एरिया में भी, कहीं कोई अगर बहुत अच्छा अवेयरनेस कैंपेन चले तो वो सब बिल्डिंग सोसाइटीज़ में काफ़ी अवेयर रहते हैं, लेकिन हमारे स्लम में इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं? इस स्लम में हमारे इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन क्यों नहीं? स्लम को हमेशा अवॉइड किया गया है, जो कि अगर आप कंपेयर करेंगे, रेशियो निकालेंगे तो एक स्लम डेवलपर्स भी हर 1 रुपये पे टैक्स भरता है सर। अगर 1 रुपया कहीं खर्चा करता है तो उसमें भी वो टैक्स भरता है सर। और जब भी हम अपने नागरिक होने का दायित्व तो निभाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम वो उन सारे अधिकारों को प्राप्त करें जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, इस देश के कानून ने दिए हैं। और निश्चित रूप से अगर हम महंगाई से नहीं लड़ पाते हैं तो हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं सरकार से, प्रशासन से या उस कंपनी से जो हमें कहीं ना कहीं से परेशान कर रही है। और हमारी परेशानी अगर कोई समझ सकती है तो वो सरकार है। सरकार की भूमिका पर क्या सोचते हैं कि रिलायंस आज जिस तरह से वसूली कर रही है ज़्यादा भाव बढ़ा के, तो आप क्या लगता है कि सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उसको? हाँ, सरकार का सपोर्ट तो है ही है। जैसे उसने पहले महाराष्ट्र में BSS था, उसके बाद टाटा का ही पावर चलता है, लेकिन टाटा से इसके साथ इसका कंबाइन है। लेकिन रिलायंस एनर्जी जो है भारत की प्रथम उसके मतलब जो मालिक हैं, हिंदुस्तान की प्रथम मतलब धनी माना जाता है। लेकिन देखा जाए तो रिलायंस एनर्जी पूरे भारत में हर तरीके से हर चीज़ कंपनियों ने हर चीज़ मतलब खोला है, अलग अलग स्टेट में, विदेश में, फॉरेन में। लेकिन देखा जाए रिलायंस एनर्जी देखा जाए ना तो एक तरह से ना भारत की जनता को जो भी उसको एरिया मिला हुआ है परेशानी बिल के तरीके। लेकिन अगर कोई भी पब्लिक फ़ोन करता है तो तुरंत उसको सर्विस तुरंत दिया जाता है। हर तरीके से देखा जाए सुविधा तो मिलती है, लेकिन एक गरीब जो स्लम एरिया झोपड़पट्टी में रहते हैं तो कम से कम बिल उतना ज़्यादा नहीं है ताकि जो परेशान रहे। लेकिन आज की डेट में महंगाई बढ़ गई है, बिजली की रेट बढ़ गई है, लेकिन देखा जाए तो इनकम नहीं बढ़ी है। लेकिन जो बच्चे हैं जिसके घर में परिवार में 10-12 लोग 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक जन कमाने वाले हैं, तो देखा जाए हर चीज़ महंगाई हर चीज़ जो भी है तो उससे पूरा नहीं हो पाता है। स्कूल का फीस हो गया जो भी है, लेकिन सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। अब बीजेपी की सरकार पूरे भारत में आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने बोला कि भारत देश में अच्छा दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे? जब भारत देश के जो नागरिक हैं अगर वो सुखी रहेंगे तभी अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर देखा जाए तो भारत देश का जो संविधान है वो सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो पत्रकारिता जो है, जो जैसे मास मीडिया है,
अच्छे अच्छे सब चीज़ है, लेकिन उन्होंने उनको स्वतंत्र दे दिया गया है, लेकिन उसके तरीके से हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन किसी भी जगह पे हम जाएं तो हर आवाज़ कब और कौन सुनेगा, इस आंदोलन में एक सवाल है। आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो आप हमारे नंबर पे, जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, उसको आप देखिए, ध्यान से फ़ोन कीजिए, हम आपके पास आएंगे। अगर रिलायंस से जुड़ी कोई शिकायत है तो हम उसको उठाएंगे। यहाँ पर हम परिसर में लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की कमर तो पहले महंगाई से टूटी है, लेकिन रिलायंस ने जिस तरह से एक झटका देने का काम किया है, उससे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे रिलायंस के बारे में? रिलायंस कंपनी सुविधा देती है लेकिन पैसा भी उतना ही लेती है, काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा। इनकम नहीं है लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा उन्हीं को होता है जो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग को कभी फ़ायदा हुआ नहीं है, ना कभी होगा। रिलायंस कंपनी जैसी थी वैसी रहेगी। ये बोल रहे हैं रिलायंस कंपनी जो है जैसी थी वैसी रहेगी, मतलब कोई संवेदना है कि नहीं आपकी कंपनी में? कंपनी रिलायंस की बात नहीं है, यहाँ हर पार्टी की बात है, यहाँ हर कंपनी की बात है। विद्युत निगम जो 24 घंटा सप्लाई देता हो, आप यहीं से चले जाओ, जैसे भाईंदर के आगे चले जाओ, वहाँ सप्लाई मिलती है, पावर मिलता है बराबर। और यहाँ की सप्लाई वहाँ की सप्लाई में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे अगर सप्लाई देगा, गेहूँ 5 रुपये किलो का आज 25 रुपये किलो है। 1 रुपये, जहाँ 2 रुपये 94 पैसे यूनिट मिल रहा है, फिर भी पब्लिक बोमा बोम कर रही है। गेहूँ 25 रुपये किलो खाएगी, लेकिन 1 यूनिट के पीछे 2 रुपये देने में तकलीफ होती है। रोहन जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा तर्क दिया इन्होंने, क्या बोलिए? रिलायंस में काम करने वाले सर शुक्ला जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आप रिलायंस का एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर। रोटी से भूख मिटती है सर रिलायंस एनर्जी के अलावा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर रिलायंस का उठा लें तो एक आम जनता के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि भाई हमसे कितना टैक्स वसूल लिया होगा रिलायंस एनर्जी ने, कितना ज़्यादा पैसा वसूल किया कर लिया होगा। कोई प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नाम का चीज़ नहीं है सर। रिलायंस एनर्जी बहुत बड़ी कंपनी है, ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल। अगर हम बात करें टाटा का, एक टाटा नमक आता है ट्रस्टेड, हम नाम से जो है टाटा नमक ले लेते हैं, चाहे वो हमको कोई और नमक क्यों ना दे दे। इस तरह का कोई ब्रांड मुझे रिलायंस एनर्जी में नज़र नहीं आता है कि हम एक कोई आंदोलन से देश बदलता है, कई बार विचारधाराएं बदल जाती हैं, लेकिन अगर हम आप लोगों से पूछना चाहें कि रिलायंस के खिलाफ आंदोलन करना को तो करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। हम हाथ उठा के बताइए कौन कौन लोग आंदोलन करेंगे, ताकि उनका जो बजट है वो एक दायरे में आ सके। और जाहिर सी बात है, अगर आपका बजट दायरे में आता है, कंट्रोल में आता है, तब आप बहुत सारे ऑप्शन तलाश सकते हैं अपनी खुशियों के लिए। आपको लगता है आपने कहा आंदोलन का सर, जनवरी महीने में हमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स, हमारे मित्रों को पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। संजय निरुपम जी ने बहुत अच्छा टॉपिक पे अनशन किया था। हम सारे पोस्टर के युवा जाके इवन उनको हम मोटिवेट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते थे। आंदोलन सर, हम पहले से आंदोलन ने हम नो डाउट संजय निरुपम जी ने एक आंदोलन करके हमको भी काफ़ी मोटिवेट किया कि किस तरह से आंदोलन किया जाता है सर। हम उस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन रिजल्ट का नाम का सर जीरो। संजय निरुपम जी हार गए, रिलायंस की महंगाई, इसको कब हराएंगे आप? सर हम लगे रहेंगे इस युवा, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम कोरिलेट कर रहे हैं। हम युवा छोड़ने वाले नहीं है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, एक पान वाला, एक सैलून वाला, वो भी सर खुशी के माते कह रहा था अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, लेकिन कब आए? फिर चाय बेचिए, अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा भी लग रहा है क्या? नहीं सर, ऐसे नहीं। अच्छे दिन आ गए मतलब उन्होंने इस तरह से प्रचार किया था, इस तरह से एडवर्टीजमेंट किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 महीने 49 डेज के बाद, 49 दिन के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस तरह से जो काम नरेंद्र मोदी जी ना करे, अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरह से अगर प्रचार किया है तो इस चीज़ पे खड़े उतरे और हम आम जनता के लिए जो है एक सुविधा देने का काम करें। शुक्ला जी, कोर्ट से तारीख और नेता से आश्वासन, इसी में पब्लिक मर रही है। कोर्ट में जाओ तो तारीख मिलती है और नेता के पास जाओ तो आश्वासन। संजय निरुपम 4 दिन बैठे थे वहाँ पे, क्या मिला लास्ट में? पृथ्वीराज चौहान द्वारा आश्वासन, क्या हुआ? कुछ नहीं। कोर्ट में जाओ, क्या मिलती है? तारीख। तो पब्लिक का सुनने वाला कोई नहीं। आंदोलन कैसा किया जाता है उन्होंने सिखाया हमको। इस तरह से उत्तर मुंबई में पहले बात रिजल्ट क्यों रही है? रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा सर? इसके पहले भी तो बहुत सारे नेता थे, उन्होंने कहाँ इनिशिएटिव लिया? हम किसी का समर्थन असमर्थन नहीं कर रहे हैं सर। हम कोई पार्टी का पदाधिकारी भी नहीं है, कोई टैग हमको कोई नहीं देखा होगा। लेकिन क्या होता है, जो अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे जो लीडर हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम युवा का फर्ज बनता है कि उनको मोटिवेट करना चाहिए। रिलायंस रिलायबल है? नहीं। आज जो यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद हैं गोपाल शेट्टी जी, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे तो मैं उनसे भी ये कहूँगा कि ये उत्तर मुंबई नहीं, देश के युवा किसी पार्टी के नहीं होते। आज आप अनशन पर बैठिए, अगर रिलायंस के खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगे तो हम युवा बिना बोले आपके साथ दिन रात लगे रहेंगे। ये पोइसर का संस्कार है, पोइसर का स्वभाव है और पोइसर की जो तस्वीर है,
कहीं ना कहीं से यहाँ पर आम लोगों को जोड़कर यहाँ के भावनाओं ने जोड़ कर रखा है लोगों को, क्योंकि गोपाल शेट्टी जी को बहुत भारी मतों से विजय कराया हमारे जनता ने, उस पर वो खड़े उतरे, ना ही कि बिचौलिया से काम करवाने की कोशिश करे। अगर वो क्या काम है, हम जो स्लम में रहने वाले लोग हैं या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, इस तरह का ही काम है सर, चाहे वो गटर साफ करने का काम हो या बिजली का काम हो या सर यही छोटा छोटा काम है सर। हम स्लम वाले या झोपड़पट्टी वाले उनके पास ये नहीं जाएंगे कि हमारा ये फाइल पास करवा दो, इससे जो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारा जो है इस 2 करोड़ का या 4 करोड़ का फायदा हो जाएगा। यही सर, बिजली बिल कम करवा दीजिए, हमारे स्कूल या कॉलेज में हमारे बच्चे को जब एडमिशन नहीं होता उसमें हेल्प करवा दीजिए। इस तरह का छोटा छोटा काम हमको जो है आपसे जो है उम्मीदें हैं। अगर आप उम्मीद पर खड़े नहीं उतरेंगे तो जिस तरह से आप भारी मतों से विजय हुए हैं उसी तरह से परास्त होने के लिए भी तैयार रहें। परास्त होने के लिए तैयार रहें। इस देश में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, सपनों का देश है। यहाँ पर लोग सपने देखते हैं और पूरा भी करते हैं। इसी देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री के पद तक पहुँच जाता है। और जिस तरह से अंबानी परिवार का एक इतिहास रहा है, अंबानी परिवार ने भी ज़मीन से अपनी यात्रा शुरू की थी, आज आसमान से भी ऊपर चला गया है उनका पूरा धंधा जो है। लेकिन रिलायंस को लेकर कि मेरे बाप का सपना पूरा दुनिया मुट्ठी में कर लो, बट अभी उनका क्या सपना है, मेरे बाप का सपना पूरा हर इंसान का संपत्ति अपनाना। एक बात बोलिए रोहन जी, जब आप भूखे पेट होते हैं और खाना खा लेते हैं तो सोच में कितना परिवर्तन आता है? आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली कंपनियां हैं, पेट भर जाता है तो बदल जाता है विचार? वही होता है ना सर, जब आपने जब बिल्कुल बहुत बुनियादी बात कही कि जब इंसान का पेट भूखा होता है तो उस समय जरूरत होती है कि कम से कम जो है हमें कहीं खाना मिल जाए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, हमारा कपड़ा, हमारा जो भूख लगता है उसके लिए हमें खाना। जब ये हो जाता है एक बेसिक आदमी का, अगर हम व्यक्तिगत विचार करें तो इंसान जब गरीब होता है तो उसको एक मन में ललसा होता है कि थोड़ा सा पैसा हम कमा लें, या हम उसके बाद जो है ललसा होता है कि थोड़ा नाम कमा लें। अब पैसा और नाम कमाने के बाद जो है इंसान का ललसा और जो दिमाग होता है वो ब्लॉक हो जाता है, सिर्फ पावर और सिर्फ पावर उनको जो है सूझता है। इस तरह से रिलायंस एनर्जी मालूम नहीं किस तरह से पार्टी फंड या इस तरह से, मैं आरोप नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन ये सारा चीज़ होता है जो हम आम जनता को जो है समझना पड़ेगा। क्यों पृथ्वीराज चौहान ने जो है पर्सनली या इस तरह से मीडिया में आके उन्होंने आश्वासन क्यों नहीं दिया? अगर उन्होंने आश्वासन उस समय में दिया था तो हम पब्लिक को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हम संजय निरुपम जी को अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं तो हम उनको जो है डिसपोर्ट भी कर सकते हैं, हम उन पे जो है विरोध भी कर सकते हैं उनका, हम पृथ्वीराज चौहान जी का विरोध भी कर सकते हैं। हम किसी का समर्थन असमर्थन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा बात यही है कि हम गरीबों को फायदा होना चाहिए। अच्छे दिन अगर आने वाले हैं तो अच्छे दिन तब आएंगे जो 900,000 रुपया का अगर बिल आ रहा है, देखिए ये 4,260 रुपया, देखिए एक गरीब जो झोपड़पट्टी में रहता है 4,260 रुपया कितने महीने का है? 1 महीने का। ये 1 महीने का है सर। अगर कोई भाड़े पे रहता है तो एक भाड़ा, अगर किराए की बात करेगा तो झोपड़पट्टी में भी किराया हो गया 3,000 रुपया सर। अगर जो किराए पे रहता है अगर 1,000 रुपया लाइट बिल भर ले और पानी बिल भर ले तो 4,500 रुपया वहाँ पे ही हो गया सर। जो अगर 7-8 हज़ार रुपया कमा रहा है तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे सर? वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है, अच्छा शिक्षा नहीं मिलता बच्चे को, और आगे जाके जो है देश को भी नुकसान होता है सर। इससे हर चीज को रिलेट है। इसलिए रिलायंस एनर्जी जाग जाए, सरकार जाग जाए, जो नई सरकार बनी है आश्वासन दिए अच्छे दिन आने वाले हैं वो भी जाग जाए और इस पे खड़े उतरे। फिलहाल तो झटके पर झटके लग रहे हैं बिल के द्वारा, और हम पोईसर इलाके से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो झटका लगता है बिल के द्वारा उसको लेकर यहाँ की जनता कितनी परेशान होती है। आपने कुछ सोचा है आने वाले दिनों में कि अगर इससे लड़ते ही रहना होगा या हमारी नियति हो गई है तो हम क्या करेंगे? अभी रिलायंस के बारे में कुछ बोल के तो अभी हम लोग को लगता है कि कोई मतलब नहीं। जब एक लोकसभा का मेंबर पार्लियामेंट का कि जब वो 5-6 दिन तक अनशन करने पर भी अगर कोई मतलब नहीं निकलता तो मुझे नहीं लगता कि हम एक झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग अंबानी को कुछ कर सकते हैं। आज मैं यहाँ के नवनिर्वाचित सांसद गोपाल शेट्टी जी से निवेदन करता हूँ कि आपको आगे का भी पूरा 5 साल आपके लिए बचा है। आप अगर चाह लो तो 1 घंटे के अंदर केंद्र सरकार इतना दबाव बना सकती है कि रिलायंस को अपने आप झुकना पड़ेगा। और एक इंसान से, जिस हिसाब से मोदी जी ने बोला था देश में कि हम पूरे देश में अगर 24 घंटा बिजली देंगे, अगर इस हिसाब से अगर वो 24 घंटा पूरे देश में बिजली देंगे तो मेरे को अनिल अंबानी मुर्दाबाद, 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 अनिल अंबानी मुर्दाबाद, 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 अनिल अंबानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो नारे लगा रहे हैं इससे इनकी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। अनिल अंबानी को जिस तरह से यहाँ पर अनिल अंबानी मालिक हैं
रिलायंस एनर्जी की, और जाहिर सी बात है अगर वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, महंगाई में ये भी नहीं समझ सकते कि एक गरीब क्या खाएगा, क्या बिल भरेगा, तो उसका जो गुबार है देखने में। जी 6 महीने पहले अनिल अंबानी जी का मीडिया में स्टेटमेंट आया था कि नरेंद्र मोदी जी भी पीएम बन सकते हैं। क्या था? क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। अगर नरेंद्र मोदी जी भी पीएम बन सकते हैं, या तो फिर नरेंद्र मोदी जी में अनिल अंबानी में साठगांठ होगा। यदि नरेंद्र मोदी इस पर जो है डिसीजन नहीं लेते हैं या इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, कम नहीं कराते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी में भी साठगांठ कहीं ना कहीं हो सकता है और उनको बढ़ावा देने का काम वो कर सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट अभी से ही स्टार्ट करना चाहेंगे। जिस तरह से दिल्ली के लोग अगर कॉलेज या स्कूल की बात करें, तो दिल्ली के लोग काफ़ी इस तरह जो इनिशिएटिव है उसमें भाग लेते हैं या पार्ट लेते हैं। हम मुंबई के लोग भी अभी जागरूक हो गए हैं, चाहे वो स्कूल के लोग हैं या कॉलेज के लोग हो या ऑफिस में काम करने वाले हैं। हम भी आंदोलन पे बैठेंगे, चाहे वो नेता हो या एक लीडर हो, वही आंदोलन पे नहीं बैठ सकते। हम भी जाके अनिल अंबानी के घर के सामने आंदोलन कर सकते हैं, चाहे हमें पुलिस वाला खदेड़ा या मारे, हम वो चीज़ सहने के लिए तैयार हैं। तो आम आदमी आंदोलन का सहारा तब लेता है जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। यहाँ पर जो भी रास्ते हैं महंगाई से लड़ने के, वो पहले से ही बंद हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है आम आदमी इतना परेशान हो चुका है कि कोई ऑप्शन नहीं समझ रहा है। कोई ऑप्शन आपको कभी लगता है कि कोई महंगाई से अगर लड़ना पड़ेगा तो कैसे लड़ेंगे? मिलजुल होकर लड़ाई करेंगे। एक से आप अगर साथ दोगे तो हम सब युवा साथ में रहेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, और रिलायंस को लेकर एक जनमानस में जो एक नाराज़गी है, आक्रोश है, उसको लेकर हम लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिलायंस को हर्ट करना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे टीवी न्यूज़ के चैनल के ऑफिस में फ़ोन आते हैं, लोगों की शिकायतें आती हैं रिलायंस के बिजली बिल को लेकर, तो यही कारण है कि हम अलग अलग इलाकों में जाकर उन लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई समस्या है, कोई शिकायत है, या फिर भ्रष्टाचार का कोई खेल देख रहे हैं जिसका कोई निवारण नहीं हो रहा है, तो हमारे स्क्रीन पर आप गौर से देखिए, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़, और इस आंदोलन के ज़रिए हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर आपके पास रिलायंस को लेकर या किसी अन्य समस्या को लेकर कोई भी शिकायत है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आज के इस सफ़र में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक इस आंदोलन को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अविंद आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।